ओके, मैंने स्क्रीन शेयर की है अपनी। हमने कल की क्लास में जो है वो ग्राफ डिफाइन किया था। मैथमेटिकली व्हाट इज अ ग्राफ, उसके लिए हमने एडजेसेंसी और इंसिडेंस मैट्रिक्स डिफाइन किया था। नेबर होना क्या होता है व्हेन वी से दैट a vertex or a node is a neighboring node। और एडजेसेंसी हमने एच के लिए भी डिफाइन की थी। इसके अलावा हमने वॉक, ट्रेल, पाथ, साइकिल, ये सारी चीजें डिफाइन की थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे थे हमने। ठीक है, मल्टी ग्राफ, सिंपल ग्राफ, सूडो ग्राफ्स, डायरेक्टेड ग्राफ्स। तो ये सारी डेफिनेशंस हमने कल डिस्कस कर ली थी। और हमने साइकिल और सिंपल सर्किट के ऊपर एंड किया था अपने डिस्कशन को। तो मैं दोबारा से यहाँ पर एक लिस्ट बना देती हूँ कि एज जो है वो नोड टू नोड कनेक्टिविटी जो है उसको शो कर रहा है हमारे पास। देन वी हैव अ वॉक फ्रॉम वन नोड टू another नोड। ठीक है, उसके बाद ट्रेल आता है। ठीक है, नो एज रेपिटेशन। और फिर हमारे पास पाथ आ जाता है, नो वर्टेक्स रेपिटेशन। उसके बाद मैंने सर्किट डिफाइन किया था जो कि स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ। तो सर्किट में भी हमारे पास मिनिमम 3 नोड्स चाहिए होते हैं। और सर्किट की डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड ट्रेल बनेगा बेसिकली, तो इस टाइप का होगा जिसमें दरमियान में भी कोई वर्टेक्स रिपीट हो सकता होगा। ठीक है, जैसे इफ वी डू अ वॉक फ्रॉम हियर 1 2 3 5 4 3 1, तो ये एक क्लोज्ड वॉक है, बल्कि ये एक क्लोज्ड ट्रेल है। क्लोज्ड पाथ नहीं है क्योंकि पाथ में वर्टेक्स रिपीट नहीं होता। यहाँ पे दरमियान में भी एक वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। सो दिस इज अ ट्रेल जिसमें एज हम रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन एक वर्टेक्स है 3 जिसे हम 2 दफा विजिट कर रहे हैं। और हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसलिए हम इसको सर्किट कह रहे हैं। देन वी हैव सिंपल सर्किट, और जिसको हम साइकिल भी कहते हैं। तो सिंपल सर्किट एंड साइकिल, इसमें भी मिनिमम 3 नोड्स होते हैं। उससे कम के लिए ये नहीं है, यानी लूप को हम क्लोज्ड वॉक नहीं कह सकते, सॉरी सर्किट या सिंपल सर्किट नहीं कह सकते। या दो वाले को, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक एक एज ये है और दूसरा एज ये है, वो तो ये भी क्लोज्ड वॉक रही है या ट्रेल भी बन रही है, बल्कि हमने एज रिपीट नहीं किया। लेकिन क्योंकि इसमें 2 एजेस हैं तो ये सर्किट या सिंपल सर्किट नहीं कहलाएगा। उसके लिए कम से कम 3 नोड्स का होना जरूरी है। तो सिंपल सर्किट का ये रूल है कि उसमें मिडल में भी कोई नोड रिपीट नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये एक क्लोज्ड पाथ बनाता है। क्लोज्ड पाथ में हमारे पास कोई वर्टेक्स दरमियान में रिपीट नहीं होगा। तो इस टाइप की डायग्राम बन सकती है जिसमें ऐसी कोई बन जाएगी, या ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल तो सबसे मिनिमम स्ट्रक्चर है। तो किसी टाइप की भी डिजाइन जिसमें दरमियान में कोई नोड रिपीट नहीं हो रही हो, ऐसे क्रॉस टाइप की नहीं हो रही हो, तो उसको हम सिंपल सर्किट या साइकिल कहेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें वो कह रहा है कि ग्राफ में से देख के बताएं कि ये जो गिवन
वॉक्स हैं, ये वॉक हैं सिर्फ, या ट्रेल है, या इनमें से कोई पाथ है, या सर्किट, या सिंपल सर्किट है। तो जैसे कि इस एग्जांपल को हम देख सकते हैं, V1E1 यानी कि ये वाला V1 से E1 V2 पे गए, देन V2 से वाया E3 हम V3 पे गए, और V3 से E4 पे हम वापस E3 पे आए। अब ये मैंने एक वर्टेक्स को 2 दफा विजिट कर लिया है V3 को, तो ये पाथ नहीं रहा है। V3 से हम फिर V4 पे गए वाया E5। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हैं, तो सर्किट और सिंपल सर्किट भी नहीं हो सकता। उसके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। दरमियान में एक वर्टेक्स को हमने 2 दफा विजिट कर लिया है, तो ये पाथ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने किसी एज को दोबारा नहीं चला, कोई एज रिपीट नहीं हुआ है यहाँ, तो हम इसको ट्रेल कह सकते हैं। सो दिस इज अ ट्रेल। वॉक तो ये है ही है, लेकिन वॉक से भी बढ़ के ये ट्रेल है, बिकॉज नो एज रिपीटेड इन दिस वॉक। अब ये एक और तरह से रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सिर्फ एज के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। तो इसको देख लेते हैं। E1 सबसे पहले हम चले हैं, और फिर E3 चले हैं। तो E1 चलने का मतलब है कि ये चले हैं हम E1, फिर E3 पे चला है हमने, उसके बाद E5 पे चला है, फिर दोबारा E5 पे चल लिया है। तो यानी E5 को 2 दफा चल लिया है हमने, और फिर हमने E6 को चल लिया है। अब E5 पे 2 दफा चलने से क्या हुआ है कि हमने वर्टेक्स भी 2 दफा V3 विजिट किया है। इसका मतलब है वर्टेक्स भी 2 दफा विजिट कर लिया है, और एज को भी 2 दफा चल लिया है, ट्रेवर्स कर लिया है। तो ना ये पाथ है और ना ही ये ट्रेल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ट्रेल नहीं हो तो पाथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एज को दोबारा चलेंगे तो हम वर्टेक्स को भी दोबारा विजिट करेंगे, तो इसलिए पाथ का ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है अगर ट्रेल ना हो। तो पाथ जो है वो ट्रेल से आगे का कॉन्सेप्ट है। तो ये ट्रेल नहीं है क्योंकि हमने एज को 2 दफा चल लिया है, तो फिर एक ही चीज रह जाती है, विच इज वॉक। ठीक है, तो वॉक है ये, और इसको हमने ट्रेल कहा था। नेक्स्ट भी है V2 से V3। ये देखें, ये तीसरी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दरमियान में हमने एज नहीं लिखा हुआ है। तो V2 से V3 हमें पता है एक ही अगर एज है तो हमें एज मेंशन करना जरूरी नहीं है, हम एज के बगैर भी इस वॉक को लिख सकते हैं विद द सीक्वेंस ऑफ नोड्स। तो देखें, 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन जो लिटरेचर में अवेलेबल है। एक ये वाली है जिसमें हम वर्टेक्स के बाद एज, एज के बाद वर्टेक्स लिखते हैं। एक में हम सिर्फ एजेस लिख रहे होते हैं, और एक में हम सिर्फ वर्टिसेस लिख रहे होते हैं। नॉर्मली सिर्फ जो वर्टिसेस हम लिख रहे होते हैं वो सिंपल ग्राफ में होता है जिसमें मल्टी एजेस नहीं होते। तो मल्टी एजेस हो तो फिर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि जी इस एज जैसे अब V1 से V2 होता है, यहाँ V1 टू V2। तो अब V1 टू V2 हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि हम E1 के थ्रू V1 से V2 में गए हैं, या V E2 के थ्रू गए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे दरमियान में अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, मुझे किसी तरह मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो ग्रुप पे ही टेक्स्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं इसी तरह से पढ़ाती जाऊंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव दिस। तो इसमें आप देख लें, V2 से हम V3 गए हैं, V2 से V3। इसको मैं पहले रिमूव कर देती हूँ इंक को। तो सबसे पहले हम V2 से V3 गए हैं, तो हमने ये वाला एज चला है V2 से V3, देन V3 से V4, फिर V4 से V5, फिर V5 से फिर V3, और फिर V3 से V6, और फिर V6 से V2। यानी यहां से स्टार्ट किया है, इधर आए हैं, इधर आए हैं, फिर इधर गए हैं। तो इस वर्टेक्स को 2 दफा विजिट कर लिया है V3 को। V3 को 2 दफा विजिट करके हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आ गए हैं।
अब देखें इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, V2 से स्टार्ट किया, V2 पे खत्म किया, लेकिन V3 को दरमियान में 2 दफा विजिट कर लिया है, तो इसलिए ये क्लोज्ड ट्रेल बन रही है, पाथ नहीं है ये, क्योंकि दरमियान में वर्टेक्स रिपीट हो रहा है, तो इट इज अ क्लोज्ड ट्रेल विच मीन्स इट इज अ सर्किट। सिंपल सर्किट ये नहीं है, क्योंकि सिंपल सर्किट में दरमियान में कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता। तो ये वॉक थी, ये ट्रेल है, और वो सर्किट है। अगेन ये भी एक सर्किट टाइप चीज है, क्योंकि V2 से स्टार्ट होकर V2 पे एंड हो रहा है, और ये किस तरह से V2 से V3 गए हैं, V3 से V4, V4 से V5, V5 से V6 एंड V6 से V2। कोई भी वर्टेक्स दरमियान में रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ पहला और आखिरी वर्टेक्स हमने, क्योंकि क्लोज्ड हमें वॉक करनी थी, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट। और सिंपल सर्किट को हम साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद V1 से V2 आए, V1 से V2 आया E1, और फिर V2 से V1 दोबारा E1 को यूज करते हुए गए, यानी एज भी रिपीट हो गया। बेशक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम था, लेकिन एक तो इसमें 2 एजेस थे इन्वॉल्व, तो 2 एजेस वाला सर्किट नहीं हो सकता, हमें पता है। दूसरी बात ये कि एज भी रिपीट हो गया, तो ये ट्रेल भी नहीं है, सो ये हमारे पास वॉक बनेगी सिर्फ। और साथ साथ हम इसकी लेंथ भी बता सकते हैं, जितने एजेस रिपीट हो रहे हैं वो वॉक, और कितने लेंथ की वॉक थी, कितने लेंथ का सर्किट था, कितने लेंथ की ट्रेल थी। और ये जो है इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है V1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बिल्कुल नहीं चले, हम किसी एक नोड पे हम विजिट कर रहे हैं सिर्फ, तो फिर ये भी एक वॉक होगी, और वॉक होगी, इसकी लेंथ 0 होगी, बिकॉज कोई भी एज हमने ट्रेवर्स नहीं किया है इस वॉक में, तो वॉक की लेंथ 0 होगी, लेकिन ये वॉक ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये पीछे जो हमने डेफिनेशंस की थी, ये उन सब की आपको एक एक एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट भी है पाथ एंड साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। तो अभी जो पीछे हम एग्जांपल्स या डेफिनेशंस वगैरह देख रहे थे, जाहिर है ये सारी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए थी, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यानी अगर मुझे ये देखना है कि एक नोड से दूसरे नोड तक पाथ अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, तो किस तरह देखेंगे हम अनडायरेक्टेड में और डायरेक्टेड में। अनडायरेक्टेड में तो सिंपल ये है कि अगर मुझे ये देखना है कि V1 से V4 तक पाथ अवेलेबल है या नहीं, या वॉक अवेलेबल है या नहीं, तो हम देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन मैटर ही नहीं कर रही है। तो अगर एजेस अवेलेबल है तो हम V1 से V2 V4 तक अप्रोच कर सकते हैं, पाथ बना सकते हैं। जबकि डायरेक्टेड ग्राफ में जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन मैटर कर रही है यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाथ डी बी का जिक्र है, यानी पाथ डी से बी तक, नोड डी से नोड बी तक। तो कुछ बुक में पाथ को हम जो है वो कैपिटल पी के साथ इस तरह नोड्स इधर लिख देते हैं, तो पी डी बी का मतलब है पाथ फ्रॉम नोड डी टू नोड बी, और इसको हम ब्रैकेट्स में इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं कि ये पाथ बनाएंगे हम। अब ये जो पाथ है डी से बी तक, ये किस तरह से है, एक तो डी से बी तक डायरेक्ट एज है, तो एक लेंथ का पाथ भी अवेलेबल है, और दूसरा कौन सा पाथ अवेलेबल है, डी से ई जाएं और ई से बी चले जाएं। तो हमारे पास एक पाथ तो है डी बी, और दूसरा पाथ है डी ई बी। ये 2 पाथ्स हैं जो कि अवेलेबल हैं डी से बी तक।
लेकिन बी से डी तक वही पाथ नहीं यूज हो सकते। अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये होता था कि जो पाथ डी से बी तक है वही पाथ आप ट्रेस कर सकते हैं बी से डी के लिए, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ में डी से बी जा सकते हैं, लेकिन अब इस ग्राफ में हम बी से डी किसी तरीके से नहीं आ सकते, बिकॉज बी से डी आने का कोई डायरेक्टेड पाथ अवेलेबल। अगर हम बी से ए जाएं, ए से ई जाएं, तो ई पे हम स्टक हो जाएंगे, ई से वापस बी चले जाएंगे, इसके आगे कहीं नहीं जा सकते। और बी से सी जाएं तो सी पे स्टक हो जाएंगे, और बी से हम ए और सी के अलावा कहीं और नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए देयर इज नो पाथ फ्रॉम बी टू डी। सिमिलरली साइकिल अगर हम देखें तो साइकिल आप देख सकते हैं कि साइकिल है ए ई बी। सो ए ई बी ए is a cycle. A, E, B, A is a cycle. लेकिन अगर हम यहां देखें तो डी बी सी डी साइकिल नहीं है। हालांकि ये डायरेक्शन हटा दें तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये भी एक साइकिल है, डी बी सी डी। लेकिन डायरेक्टेड में ये बना साइकिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। हमारे पास डी बी सी के बाद वापस हम डी पर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शंस को भी हमें साथ साथ देखना पड़ेगा। नाउ वी डिफाइन कनेक्टिविटी। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं। सो अगर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो अगर एक ग्राफ कनेक्टेड है, पहली बात तो ये कि वो कनेक्टेड नजर आएगा, जैसे कि ये ग्राफ हमें कनेक्टेड नजर आ रहा है, इसमें सारे वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, कोई भी आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है यहाँ पर। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ भी नहीं है कि दो पोर्शंस या दो डिसजॉइंट क्लासेस बनी हुई हो जैसे कि ये। तो इसलिए ये कनेक्टेड है। और जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम इसकी देते हैं वो ये देते हैं कि हर नोड से हर दूसरी नोड तक हम पाथ बना सकते हो। तो ए से ई तक पाथ बन जाए, ए से जी तक पाथ बन जाए, तो सारे पाथ्स अवेलेबल हो, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से एफ, एफ से जी, ए से जी, ए से ई। ये तो ए के सारे हो गए। इसी तरह बी से भी सारे पाथ बना रहे हो, सी से भी हर वर्टेक्स पे पहुंचा जा सकता हो वाया पाथ, एफ से डी से। तो हर वर्टेक्स से हर दूसरे वर्टेक्स तक का पाथ अगर अवेलेबल है तो फिर ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होगा। जबकि ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है बिकॉज ए से एफ तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है इन ग्राफ G2। ए से एफ तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। सो ये तो हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए डिफाइन की है कनेक्टिविटी। फॉर डायरेक्टेड ग्राफ वी डिफाइन टू टाइप ऑफ कनेक्टिविटीज, weakly connected and strongly connected. So what is a weakly connected graph? Weakly connected graph is that the underlying undirected graph is connected. So weakly connected graph, underlying ग्राफ क्या होता है? अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो ग्राफ मुझे डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, मैं इसकी अगर इसकी मैं डायरेक्शंस इग्नोर कर दूं तो जो मेरे पास ग्राफ बच जाएगा उसको मैं कहूंगी ये इस मॉडल का अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ है। यानी व्हाइल इग्नोरिंग द डायरेक्शंस, ओमिटिंग द डायरेक्शंस, जो बाकी ग्राफ रह जाता है वो अनडायरेक्टेड वर्जन ऑफ दिस ग्राफ होगा। और अगर अनडायरेक्टेड वर्जन ऑफ दिस ग्राफ इज कनेक्टेड तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्टेड ग्राफ जो है वीकली कनेक्टेड है। जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है इसकी अगर हम ये डायरेक्शंस ओमिट कर दें या इस ग्राफ की भी डायरेक्शंस ओमिट कर दें तो ये दोनों सेम ही अंडरलाइंग इसके ग्राफ बनेंगे अनडायरेक्टेड। अगर हम डायरेक्शन इसकी हटा दें या उसकी हटा दें, दोनों का सेम अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। और वो अनडायरेक्टेड ग्राफ कनेक्टेड होगा क्योंकि सारे वर्टेक्स दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर हम डायरेक्शंस ओमिट कर दें तो हम कहेंगे
कि ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है ये वीकली कनेक्टेड ग्राफ है. Then we have a strongly connected graph. So for strongly connected graph, there exists directed path from every node to every other node. तो हर नोड से दूसरी नोड तक एक डायरेक्टेड पाथ अवेलेबल हो. ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है. तो अब अगर हम देख लें ये इस ग्राफ को जो कि वीकली कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं कि वीकली कनेक्टेड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है. ये ए से ई तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है यहाँ. नो पाथ फ्रॉम ए टू ई, फ्रॉम ए टू डी. ए से डी तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है. हालांकि ये नजर आ रहा है कि ये कनेक्टेड है, लेकिन कोई ए से डी तक पाथ नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ए से कोई बाहर जा ही नहीं रही है. जबकि डी से ए हम जा सकते हैं, ई से ए भी जा सकते हैं. सो देयर इज अ पाथ फ्रॉम डी टू ए, बट देयर इज नो पाथ फ्रॉम ए टू डी. So this graph is not a strongly connected graph. However, if we consider the underlying undirected graph, अगर underlying directed graph देखें, इसकी directions हटा के देखें, तो फिर ये connected graph बन जाएगा. इसलिए हम कह रहे हैं कि this is a weakly connected graph. अब अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, इसमें डायरेक्शंस अगर हम देखें तो ए से हर नोड पे जा सकते हैं हम. ए से बी तक, ए से डी तक हम जा सकते हैं, ए से ई तक हम जा सकते हैं, ए से सी तक जा सकते हैं. फिर बी से अगर हम स्टार्ट करें तो बी से ए तक भी पाथ है, बी से सी तक पाथ है, बी से डी तक और बी से ई तक पाथ है. इसी तरह सी से भी हर वर्टेक्स तक पाथ है, डी से भी हर वर्टेक्स तक पाथ है, ई से भी हर वर्टेक्स तक पाथ है. So therefore this graph is a strongly connected graph because there is a directed path available from every vertex to every other vertex. तो हम बता देंगे कि PAB है. PAB कैसे है, A से B जा सकते हैं हम डायरेक्टली. फिर PAC है हमारे पास, सो ABC पाथ बन रहा है. इसी तरह PAD हमारे पास है, कौन सा पाथ बन रहा है, ABD भी बन रहा है, ABCD भी बन रहा है. एक कोई सा लिख देंगे. और PAE भी है हमारे पास, ABDE. इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि वेरीफाई करें ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है, तो आप सारे डायरेक्टेड पाथ बताएंगे कि हर नोड से हर दूसरी नोड तक ये डायरेक्टेड पाथ अवेलेबल हैं. आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द पाथ्स आप बताएंगे कि ये इसलिए स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है. और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, वीकली कनेक्टेड है, तो आप इंस्पेक्शन करेंगे. अगर कोई काउंटर एग्जांपल मिलती है जहां पे पाथ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप बता देंगे कि बिकॉज ऑफ दिस काउंटर एग्जांपल, जैसे यहाँ मैंने बताई कि ए से ई तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, ए से डी तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है. तो आपने इस तरीके से इसको बताना है, काउंटर एग्जाम्पल के साथ बताना है. वीक कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के लिए सारे पाथ्स डिस्कस करने पड़ेंगे हमें. सो दिस इज द कनेक्टिविटी of directed and undirected graphs. Then we have a special kind of graphs which are called trees. So tree के लिए हमारे पास definition है कि connected graph होगा और acyclic होगा. Acyclic मतलब cycle free, no cycles, no circuits. तो ऐसे ग्राफ जो कि कनेक्टेड हो और साइकिल फ्री हो, कोई साइकिल ना कंप्लीट हो रही हो. जैसे इस ग्राफ में जो ए में दिया हुआ है हमें, ये कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन इसमें दरमियान में हमें ये एक 5 लेंथ की साइकिल नजर आ रही है, इसलिए ये ट्री नहीं है.
ये वाला जो ग्राफ है ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ट्री नहीं है। और ये वाला ग्राफ जो है ये एसाइक्लिक भी है, ये कनेक्टेड भी है, इसीलिए ये ट्री है। तो ट्री की क्या डेफिनेशन है? अ ग्राफ विच इज कनेक्टेड एंड एसाइक्लिक इज कॉल्ड अ ट्री। Then we have subgraph. So हर सेट का एक सबसेट होता है, हर कॉन्सेप्ट का एक सब कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है। बिल्कुल इसी तरह से हर ग्राफ का सब ग्राफ हो सकता है। क्या हम कहेंगे कि क्योंकि ग्राफ में हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ऑफ वर्टिसेस है और एक सेट ऑफ एजेस है। तो जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इनके सबसेट के ले लेंगे कि कोई भी सब पॉइंट्स जो के एज सेट में है, एजेस, और कोई भी वर्टेक्स जो के वर्टेक्स सेट में है, उनका कोई भी सबसेट अगर हम उठा लें तो वो सब ग्राफ बन जाएगा ग्राफ जी का। यानी हम कोई अपनी तरफ से एज नहीं डाल सकते एक्स्ट्रा, हम कोई अपनी तरफ से वर्टेक्स नहीं ले सकते। जो वर्टिसेस और एजेस इसमें अवेलेबल हैं इस गिवन ग्राफ में, इसमें से कोई भी सिर्फ एक नोड हम ले लेते हैं, कोई एज ले लेते हैं, दो नोड ले लेते हैं, यानी वर्टेक्स का कोई भी सबसेट ले लें या एज का कोई भी सबसेट ले लें, तो वो सब ग्राफ बना लेगा ओरिजिनल गिवन ग्राफ का। Then degree of a vertex or degree of a graph. So suppose we have a graph and a vertex v of a graph, then the degree of v और degree of v को हम इस तरह से लिखते हैं d of v भी बार जगह डिस्टेंस के लिए d लिखते हैं, तो डिग्री के लिए हम deg of v लिख लेते हैं, equals the number of edges that are incident on v। तो अब अगर ये वर्टेक्स v है हमारे पास, तो इसके ऊपर कितने एज इंसिडेंट हो रहे हैं वो इसकी डिग्री होगी। तो 1 2 3 4 और 5 एजेस इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इस वर्टेक्स की डिग्री 5 है, क्योंकि लूप को हम 2 दफा काउंट करते हैं। एक दफा क्योंकि जब हम सिर्फ इस पिक्चर को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी लाइंस जो हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं इस वर्टेक्स पर, उनको हम काउंट करते हैं, इसीलिए हम लूप को 2 दफा काउंट करते हैं। और इस नोट की डिग्री जो है वो 5 है और तीनों नोट्स की डिग्री 1 1 है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ग्राफ की डिग्री क्या है, तो ग्राफ की डिग्री है टोटल डिग्रीज ऑफ ऑल नोड्स। ठीक है, तो सम कर लेते हैं डिग्री v पर where v belongs to the vertex set। हर वर्टेक्स की डिग्री निकाल लें, उन सब डिग्रीज को ऐड कर लें तो ग्राफ की डिग्री निकल आती है। तो डिग्री ऑफ दिस ग्राफ इज 5, इसकी डिग्री थी 6 7 8। सो द डिग्री ऑफ दिस ग्राफ इज 8, क्योंकि इसके सारे वर्टिसेस की डिग्रीज का सम जो है वो 8 आ जाता है। So now this is a graph। तो डिग्री ऑफ v1 जो है हमारे पास वो 0 है, बिकॉज v इज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। डिग्री ऑफ v2 हमारे पास 2 है। डिग्री ऑफ v3 हमारे पास 4 है, क्योंकि 4 एजेस इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। और टोटल डिग्री जो है ग्राफ की वो 0 + 2 + 4 विच इज 6। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर एज को 2 दफा गिन रहे हैं हम। मसलन अगर E1 एक एज है तो इस एज को एक दफा V2 के साथ गिन रहे हैं हम, उसकी डिग्री काउंट करते हुए, और एक दफा V3 के साथ काउंट कर रहे हैं इसकी डिग्री काउंट करते हुए। इसी तरह E2 अगर एक एज है तो एक दफा वो काउंट हो रहा है V1 के साथ, V3 के साथ, और दूसरी दफा वो काउंट हो रहा है V2 के साथ। अगर कोई लूप है तो वो दोनों दफा ही इसके साथ काउंट हो रहा है, क्योंकि एक दफा यहीं से वो बाहर निकल रहा है और यहीं से वो अंदर जा रहा है, तो हम इसको 2 दफा एक ही नोड के साथ गिन रहे हैं। तो आइडियली स्पीकिंग हम डिग्री में हर एज को 2 दफा काउंट कर रहे हैं, इसीलिए जो ग्राफ की डिग्री है वो ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस आ जाती है, ट्वाइस इनटू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ।
अब इस ग्राफ में 3 एजेस हैं, तो इसकी डिग्री 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6 आएगी। तो जितने एजेस हैं उन एजेस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ग्राफ की डिग्री आ जाएगी हमारे पास। और इसी जो रिजल्ट है उसको हम कहते हैं हैंडशेक थ्योरम। हैंडशेक थ्योरम हमें यह बताता है कि if graph G is any graph, then the sum of the degrees of all the vertices of the graph G is equals the twice of the number of edges in G। ठीक है, और इसको हैंडशेक थ्योरम क्यों कहते हैं कि सपोज हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल मौजूद है, ठीक है, 5 लोगों का, 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, वो जो आपस में मिलते हैं आकर, तो हर बंदा हैंडशेक करता है। तो अगर हर बंदा दूसरे बंदे के साथ हैंडशेक करता है तो कितने हैंडशेक एक्सपीरियंस किए जाएंगे, इस प्रॉब्लम को हम डिग्री ऑफ अ ग्राफ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो जितने हैंडशेक होंगे वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स के बराबर होंगे। इसको सम करेंगे तो ग्राफ की डिग्री हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ क्योंकि 2 टाइम्स है इसलिए हमेशा इवन नंबर है। तो हमें एक और बात डिग्री के बारे में पता चलती है, ग्राफ की डिग्री हमेशा इवन होगी क्योंकि हम जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं उनको ट्वाइस कर रहे हैं। तो जब भी हम 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर होता है। तो ग्राफ की डिग्री को इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दें जिसकी डिग्री ऑड हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, दरमियान में एक डेफिनेशन रह गई थी पेंडेंट की कि अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 है उसको हम पेंडेंट कहते हैं, अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 0 है तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है, और अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 है तो उसको हम पेंडेंट कहते हैं। अब हैंडशेक थ्योरम की हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन आपसे मैं कहती हूँ कि ड्रॉ अ ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्रीज 1 1 2 एंड 3। यानी एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें 4 वर्टिसेस हों और हर वर्टेक्स की, यानी हर वर्टेक्स की डिग्री मैंने आपको बता दी है कि 2 वर्टेक्स की 1 1 डिग्री होनी चाहिए, एक वर्टेक्स की 2 होनी चाहिए डिग्री और एक वर्टेक्स की 3 होनी चाहिए। ऐसा ग्राफ आप ड्रॉ करें। तो सबसे पहले जब इस तरह आपसे कहा जाए तो आप देखिए कि क्या अगर हम इन सारी वर्टिसेस की डिग्री को सम करें तो क्या बनता है। तो आपके पास बनता है 1 + 1 2 4 एंड 7। तो ग्राफ की डिग्री 7 बन रही है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज 7 विच इज पॉसिबल बाय हैंडशेक थ्योरम। क्योंकि हैंडशेक थ्योरम से पता है कि आपकी डिग्री को इवन नंबर होना चाहिए। 7 इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर नहीं है तो ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है जिसकी डिग्री ऑड हो। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा ग्राफ जिसमें 4 वर्टिसेस हैं और इस तरह की डिग्री है वो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। The next is a graph with 4 vertices of degrees 1 1 3 and 3। तो अब इसको सम कर लेते हैं, 3 और 3 6 7 8। टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ जो है वो 8 आ रही है। इसका मतलब है कि इवन नंबर आ रही है, तो ये ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है। तो कोई सा भी 4 नोड्स प्लेस कर लेते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से ये ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। अपने एंड पे अपनी नोट्स के ऊपर ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें इसमें 4 नोड्स हैं और 2 नोड्स की डिग्री 1 1 है और 2 की 3 है। तो मैं आपको ड्रॉ करके एक एग्जांपल बता देती हूँ। तो ये 4 नोड्स का एक ग्राफ है जिसमें नोड 1 और 2 की डिग्री 1 है और 3 और नोड 4 की डिग्री 3 है। आप और तरीकों से भी आपको ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लोग जरा ड्रॉ करिए।
इस ग्राफ अपने तौर पे एक और मैं बताती हूँ आपको। तो ये भी एक ग्राफ है जिसमें 1 और 2 की डिग्री 1, 3 की डिग्री 3 है और 4 की डिग्री भी 3 है। तो इस तरह डिफरेंट तरह के ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि ऐसा ग्राफ पॉसिबल है बाय हैंड शेकिंग थ्योरम, जिसमें हमारे पास एजेस होंगे, क्योंकि इसकी ग्राफ की डिग्री 8 आती है। 8 मींस ट्वाइस इंटू 4, तो 4 एजेस वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम उन एजेस की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखनी होगी, 2 वर्टिसेस की डिग्री 1 बने और 2 वर्टिसेस की डिग्री 3 बन जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट वी हैव सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में भी वही कह रहा है। अभी तक तो मैं सिर्फ ग्राफ की बात कर रही थी कि ड्रॉ अ ग्राफ विद दिस कंडीशन। तो ग्राफ में ड्रॉ कर रही थी, देखें ये सूडो ग्राफ हमने ड्रॉ की है या मल्टी ग्राफ ड्रॉ की है। अब सेम क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा सिंपल ग्राफ पॉसिबल है? सिंपल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्रीज 1, 1, 3 एंड 3। तो 4 ग्राफ्स, 4 नोड्स के साथ ऐसा सिंपल ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मुझे 2 की डिग्री 3 रखनी है। तो मुझे डेफिनेटली या तो लूप ड्रॉ करना पड़ेगा या मल्टीपल एजेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ऐसा ग्राफ तो पॉसिबल है, लेकिन सिंपल ग्राफ पॉसिबल नहीं है इस केस में, क्योंकि हमारे पास 4 नोड्स हैं और हमें 2 नोड्स की डिग्री को 3 रखना है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम या तो उसमें मल्टीपल एजेस ड्रॉ करें या फिर हम लूप्स ड्रॉ करें, और इन दोनों केसेस में ही ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा हमारे पास। या तो सूडो ग्राफ बनेगा या फिर मल्टी ग्राफ बनेगा। तो ये वाली जो एग्जांपल है मल्टी ग्राफ की है और ये वाली सूडो ग्राफ की है। सूडो ग्राफ में लूप है, मल्टीपल एजेस भी होते हैं, और मल्टी ग्राफ में मल्टीपल एजेस होते हैं, लूप नहीं होते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि आप देख रहे हैं, is it possible in a group of 9 people for each be friend with exactly 5 others?